प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिया था बीकॉम फाइनल ईयर वालों को, जो इनकम टैक्स है जिनका सब्जेक्ट, कि आपको किस यूनिट पे किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आप लोगों की डिमांड हुई कि सर हमको रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी, थोड़ा सा सैलरी का रूल और डिडक्शन यह हमको देने का कष्ट करेगा। तो मैं आपकी ही डिमांड पे रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। सॉल्व क्वेश्चन जरूर ही आपको आएगा, तो ध्यान देंगे। रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी, इसका रूल क्या है? पहला है, इफ इनकम earned in India will be taxable for all type of resident. नंबर 2 है, if income received in India will be taxable for all type of resident. थर्ड रूल है, if income received outside of India but controlled from India will be taxable for ordinary and not ordinary resident. Fourth, if income earned and received outside of India will be taxable for ordinary resident. इसमें आप पढ़ा लेंगे इफ इनकम अर्न एंड रिसीव्ड, अर्न एंड रिसीव्ड। एक बार आपको पुनः समझा देते हैं, इसके बाद और रूल है। प्लीज आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो देने का प्रयास करूंगा। एक हफ्ता है आपके एग्जाम में, बड़े अच्छे ढंग से हम जानते हैं, और वह आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर देने पे, इससे हौसला बुलंद होता है बेटा, और कुछ बात नहीं। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, जो पढ़ाता है उसका हौसला बुलंद होता है। देखिए, इफ इनकम अर्न इन इंडिया, यदि आपने आय भारत में कमाई है, कहीं भी आप प्राप्त कर रहे हैं, तो वह टैक्सेबल होता है ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो अच्छी तरह आप जानते ही हो। दूसरा, इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, आप कहीं भी प्राप्त कमाए हैं, लेकिन यदि इंडिया में प्राप्त कर रहे हैं तो विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। सभी प्रकार के रेसिडेंट के लिए क्या होता है? टैक्सेबल होता है। तीसरा लिखिए, इफ इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, आपने कमाया और प्राप्त किया आउटसाइड, भारत के बाहर, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम
फ्रॉम इंडिया, चाहे पार्टली कंट्रोल हो चाहे फुल्ली कंट्रोल हो, विल बी टैक्सेबल फॉर ordinary and not ordinary resident. If income earned and received outside of India will be taxable for only ordinary resident. यह 4 स्थितियां होती हैं। उसके बाद आप पूरा बता दे रहे हैं, वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। धजल गगरी छलकर जाए वाली स्थितियां उत्पन्न होंगी। किसी का भी कोई वीडियो यदि आपको देखना है तो शुरू से अंत तक का अवश्य देखें। 2 चीज में होशियारी नहीं बरतनी चाहिए, यह आप नोट कर लें, एक पढ़ाई में और एक डॉक्टर के यहाँ गए हैं दवाई में। डॉक्टर ने 5 तो दवाई लिख दी, 3 दवाई आपने क्या फायदा करेगी। ठीक इसी तरह जब आप वीडियो मान लीजिए 10 मिनट का है, आप 3 मिनट देखें तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। फिलहाल आइए लाइन, इफ एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ इंडिया, यदि भारतीय कृषि है विल बी एग्जेम्प्ट, वह एग्जेम्प्ट होती है। गिफ्ट यदि दिया है वह भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मींस इंडियन कंपनी विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। भूत में कमाई गई है पूर्णतः कर मुक्त होती है। न समझ में आता है तो एक को आप लोग हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ लेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यदि भूत दिया है, हिंदी वाला वर्जन देख लें देंगे इंग्लिश वाले बच्चे, कि यदि भूत में कमाई गई आई दी है तो उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, है ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो ठीक वही विधि है कि उसको एकदम एग्जेम्प्ट कर देंगे। एक को और विशेषता देखिए आएगा, टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं आपको। सैलरी रिसीव इन ऑस्ट्रिया, आपने ऑस्ट्रेलिया में कमाई है, लेकिन देखिए आपने कमाई है ऑस्ट्रेलिया में, प्राप्त की है ऑस्ट्रेलिया में, तो कायदे से केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको टोटल क्लू बता दे रहे हैं। 3-4 को आप इलिस्ट्रेशन देख लेंगे, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि, क्योंकि समय नहीं है बेटा, समय होता तो मैं आपको टोटल इलिस्ट्रेशन भी बताता। अब आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, अपने लिए सहयोग आप करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे। हाँ तो सुनिए, यदि वह भारतीय सरकारी कर्मचारी है, इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और विदेश में सर्विस कर रहा है, तो विदेश में जैसे भारतीय दूतावास में कोई काम करता है, ऑस्ट्रेलिया में चाहे अमेरिका में चाहे पाकिस्तान में चाहे कनाडा में कहीं भी है, भारतीय दूतावास के एक एम्प्लॉय होते हैं, तो वह भारत को टोटल जानकारी देते रहते हैं वहां की स्थितियों के बारे में। यदि वो सैलरी वहां प्राप्त कर रहा है तो टैक्सेबल कहां रहेगा, इंडिया में। और ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट, प्रत्येक सिचुएशन में वह क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। अब एक पॉइंट यह आता है, मान लीजिए कह दे कि 50,000 रुपया 50,000 आपने विदेश में कमाया, इंग्लैंड में कमाया और वहीं प्राप्त किया, तो ये तो आप समझ गए, विदेश में कमा रहे हैं, विदेश में प्राप्त कर रहे हैं, विल बी टैक्सेबल फॉर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यदि मान लीजिए कह देता है कि इंग्लैंड, वही पॉइंट फिर चल रहे हैं, देखिए इंग्लैंड में कमाया और उसमें से 50,000 कमाया है, उसमें से 25,000 रुपया भारत में प्राप्त किया। फर्स्ट रिसीविंग इन इंडिया, ध्यान रखना है हमको, कहीं भी हम कमाएंगे इंडिया तो लेके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इंडियन है हम तो। लेकिन 50,000 कमाया है और फर्स्ट रिसीविंग इन इंडिया है 25,000, तो ध्यान देंगे 25,000 ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा, 25,000 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, 50,000 ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा, 25,000 नॉट ऑर्डिनरी में और 25,000 नॉन रेसिडेंट में। आप कहीं भी कमाएंगे ऑर्डिनरी में टोटल पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए इसी तरह एक पॉइंट और भी आता है कि पाकिस्तान में आपने 50,000 रुपया कमाया, ध्यान दीजिएगा टेक्निकल है थोड़ा सा, 25,000 रुपया भारत में प्राप्त किया,
और सीधे भारत में प्राप्त किया। शेष पैसा जो बचा है उसमें से 15,000 रुपया जो आपने कमाया है उसका कंट्रोलिंग पावर कितना है इंडिया से था। उस बिजनेस का 15,000 रुपए का कंट्रोलिंग पावर इंडिया से। तो ध्यान दीजिए 25,000 आप पहली बात तो 50,000 टोटल ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आपका टैक्सेबल हो जाएगा और 15,000 कंट्रोलिंग पावर इंडिया से है। वहां का जो बिजनेस का आपने कंट्रोल किया है 15,000 इंडिया से। तो 25,000 भारत में प्राप्त किए वो और 15,000 वो क्या नाम है जो कंट्रोलिंग पावर था 40,000 नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होगा और 15,000 रुपया किसमें टैक्सेबल होगा? शेष सॉरी 10,000 बचा वो नॉन रेसिडेंट नहीं 15,000 40,000 रुपया 25,000 रुपया नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल हो गया क्योंकि 25,000 भारत में आपने प्राप्त किया। फिर से समझ लीजिए 50,000 ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा, 25,000 भारत में सीधे प्राप्त की है वह और 15,000 कंट्रोलिंग पावर फ्रॉम इंडिया, 40,000 रुपया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा और 25,000 रुपया जो आपने भारत में प्राप्त किया था नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल। भाई हमने आपसे बताया कि कहीं भी आप प्राप्त कर कमा रहे हैं यदि सीधे इंडिया में प्राप्त किए हैं फर्स्ट रिसीविंग इन इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। एक और आती है बात गिफ्ट। गिफ्ट वैसे तो टोटली एग्जम्प्ट होता है लेकिन यदि गिफ्ट अपने रिलेटिव से मिलता है तभी वो टोटली एग्जम्प्ट होता है, अपने फ्रेंड से मिलता है तो वह एग्जम्प्ट नहीं होता है, वह टैक्सेबल हो जाता है जब उसके डीप में जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें इस टाइप का नहीं आएगा, बस गिफ्ट मिला तो वह टोटली क्या नाम है एग्जम्प्ट हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बोले हैं एग्जम्प्ट होता है, मींस डोमेस्टिक कंपनी का एग्जम्प्ट होता है। यदि वो डिविडेंड हम प्राप्त कर रहे हैं फॉरेन कंपनी का इंडिया में प्राप्त कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। प्रिय बच्चों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आप इसी आधार पे देखने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज और बता देते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है, गत वर्ष। शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे जिस वर्ष आय कमाई गई रहती है, जब आपने आय कमाई है उसी को ही गत वर्ष कहते हैं। तो गत वर्ष आपका क्या है जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए 19-20 है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो आप कमाएंगे वह गत वर्ष है और गत वर्ष के अगले वर्ष को नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर कहा जाता है, कर निर्धारण वर्ष। 2020-21 आपका कर निर्धारण वर्ष है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच के पीरियड को हम क्या करते हैं कर निर्धारण वर्ष। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है, मैं उसको पुनः बताऊंगा और कल मैं नेक्स्ट वीडियो सैलरी का मैं आपके सामने लेके आऊंगा ताकि आप सैलरी भी अच्छे ढंग से रूल्स बता पाएंगे क्योंकि समय नहीं, रूल्स मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद डिडक्शन का कई बच्चे मांग लिए हैं कि 80C से 80U में जो मेन डिडक्शन है वो होता है। इसी बात के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल तक के लिए नमस्कार।